अगर हम पहली बेस क्वांटिटी देखें तो कौन सी वाली है? लेंथ है। फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज देखें तो क्या क्या है? एरिया एंड वॉल्यूम। लेंथ के साथ एसोसिएटेड कौन कौन सी हैं? एरिया है और वॉल्यूम है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे तो फिजिक्स का स्टाइल इतना काफी है कि आपको इन क्वांटिटीज का मीनिंग समझा जाए। क्या समझ आ जाए? इनका मीनिंग इज इनफ फिजिक्स के अंदर। लेकिन जब हमने देखा कि मुझे इनका थोड़ा जब मीनिंग समझाना था तो मुझे डायमेंशन समझाना पड़ा, मुझे लेंथ समझाना पड़ा, मुझे विड्थ समझाना पड़ा, मुझे उनका प्रोडक्ट समझाना पड़ा। मतलब बहुत सारी चीजें उसमें समझाने में जब मैं जा रहा था तो फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स की स्टाइल भी कवर करो और मैथ्स का स्टाइल भी कवर करो। अब फिजिक्स का स्टाइल ये कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वांटिटी होना चाहिए। मैथ्स का स्टाइल ये है। मैथ्स का क्या स्टाइल है सर जी? मैथ्स का स्टाइल है कि हर किस्म की शेप पता होनी चाहिए, हर शेप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसकी जब हम आगे जितनी ढेर सारी प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। बहरहाल मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने जो जनरल नोट्स बनाने के बाद एक शेप्स का पेज आपको दे दिया है जिसमें सिर्फ आई थिंक एरिया एंड वॉल्यूम नहीं बल्कि एरिया वाली शेप्स का हमने पेरीमीटर निकाला है और वॉल्यूम वाली शेप्स का हमने टोटल सरफेस एरिया भी निकाला है। ठीक है, और उसके काफी सारे फॉर्मूले हमने डेवलप किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उन फॉर्मूलों में कहीं पर भी परेशानी नहीं हुई होगी। काफी सारे फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। बहरहाल आज मेरे पास अब दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि मैं इस वर्कशीट में से खुद को निकालूं और अगले किसी टॉपिक पर लेके जाऊं। दूसरी ऑप्शन ये है कि इस शीट को किसी तरह से कंप्लीट कर लूं। मैं इसकी बैक साइड पे जाना चाहता हूं और मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं इसकी बैक साइड पे जाऊं, इसकी जो फ्रंट साइड है वहां आप में से जब भी आपने घर जाके अगर रिवाइज वगैरह किया है तो अगर किसी सवाल को लेकर कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज आपने पूछनी है तो आप हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, पहले पेज पर जितने भी शेप्स हैं उनके फॉर्मूलाज के हवाले से कोई भी चीज अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो? मैं पूछ लूं? चलो एक दो सवाल मैं पूछ लेता हूं। मुझे जरा बताएंगे सिलेंडर क्या चीज होती है? एनीवन, ये सिलेंडर क्या चीज होती है? यहाँ पे गर्ल्स में से जो सबसे पहले बैठी हैं, बेटा आप, नूर नाम है आपका, महम आप बताइए सिलेंडर क्या चीज होती है? क्या होती है? 3D शेप होती है। ठीक है, अब 3D शेप को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करें। किस किस्म की 3D शेप? सॉलिड शेप होती है। थोड़ा और आगे जाएं, उस सॉलिड शेप में मतलब इसका ये राइट प्रिज्म होता है कि नहीं होता? राइट प्रिज्म होता है। हाउ कैन यू से कि राइट प्रिज्म होता है? मतलब जो उसका बेस एरिया है और जो टॉप एरिया है और क्रॉस सेक्शन, उस तीनों क्या होते हैं? वैसे होता है क्या है? सर्कल होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे आप इसके वॉल्यूम का फार्मूला भी बता दें, या कोई भी राइट प्रिज्म, बल्कि एक सेकेंड एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकालने का जनरल तरीका बता दें। या तो बेस एरिया इनटू हाइट करते हैं या एक और तरीका भी होता है, जो 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस की लेंथ्स को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्या करते हैं? बेस एरिया इनटू हाइट। ओके डन। मुझे आप इसका बेस एरिया बताएं सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर तो इनटू क्या? तो दैट्स इट। तो ये आपने देखा है थॉट प्रोसेस क्या है। आप जब भी सिलेंडर सोचेंगे, द मोमेंट आपने लफ्ज सिलेंडर सुना, अगले ही लम्हे क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए सर जी कोई 3D शेप है, फिर राइट प्रिज्म है, फिर बेस पे सर्कल है, फिर क्रॉस सेक्शन भी सर्कल है, फिर टॉप पे भी सर्कल है, फिर सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर है, फिर इनटू हाइट करें तो उसका क्या आ जाएगा? उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? आई थिंक जो मैंने पूछना था आपने बता दी। एक आखिरी सवाल, इसी सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? इसका जवाब भी आप देंगे। बेटा एसी बंद कर दीजिए, सारी खिड़कियां खुली हुई हैं जी।
सरफेस एरिया। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टॉप का क्या है? सर्कमफेरेंस। अच्छा आगे, उसको एक रेक्टेंगल बन जाता है, फिर 2 पाई आर होती है, फिर मतलब उनको ये समझ आ गया है कि सर जब आप इसको यूं करके खोलेंगे, इसको जब खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। तो ये कितनी है? हाइट। तो 2 पाई आर इंटू हाइट। तो 2 पाई आर इंटू क्या? हाइट। इसका कौन से वाला सरफेस एरिया है? कर्व्ड वाला। ऊपर ये क्या है? नहीं, ये पूरी शेप क्या होती है? अगर ये हॉलो ना हो, अगर ये सॉलिड हो, तो यहाँ क्या होगा? ढक्कन नहीं होगा। उस ढक्कन की शेप क्या होगी? सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर। बेस क्या होगी? वो भी सर्कल। तो उसका भी एरिया क्या होगा? तो कुल मिला के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? दोबारा बताएं, डायरेक्ट ना बताएं बेटा, डायरेक्ट याद करना मुश्किल है, इसको सोच लें। बताएं सर ये क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको साइड पर रख दिया। अब ये वाला कितना था? 2 पाई आर इंटू एच। तो क्या होगा फॉर्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल। 2 पाई आर एच क्या चीज है? वो है उसका रेक्टेंगल वाला एरिया। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक दिस वाज थोड़ा सा मुश्किल पार्ट, बाकी सब तो बहुत ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट है। चलें एक और काम करते हैं। अलीना आप मुझे जरा बता दीजिए, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या चीज होती है? ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। एक 3D शेप है, राइट प्रिज्म है। मतलब क्या है राइट प्रिज्म का? बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया की शेप कैसी है? रेक्टेंगल है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर सॉलिड कहते हैं। अब इसका बेस एरिया और इसका टॉप एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है मैडम? सेम होता है। तो जब बेस एरिया, टॉप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा तो ऐसी शेप को क्या कहेंगे? राइट प्रिज्म कहेंगे। क्या खा कर आई हुआ है? कुछ नहीं खाया, थोड़े से बादाम खा लिया करो, ठीक है? पुत्र सोचना है ना, समझना है, ध्यान देना है। तो ये राइट प्रिज्म तो ठीक है। चलो अब अगला सवाल। अगर ये राइट प्रिज्म है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप? बेस एरिया इंटू हाइट। इसका बेस एरिया क्या है? उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। ये इसका बेस एरिया का फॉर्मूला, तो इंटू क्या? इंटू हाइट। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या हो गया? अच्छा मल्टीप्लाई। यहां तक तो ठीक है। अब मुश्किल सवाल पूछने लगा हूं, प्लीज जवाब दे देना। सरफेस एरिया कैसे निकालूं? कोशिश करो। लेंथ मल्टीप्लाई बाय, चलो आप फॉर्मूला निकालो। आप मुझे सरफेस एरिया का मतलब समझा दो। टोटल, आगे बोलो ना। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किताब है आपके पास? मुझे बताओ किताब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? किताब में क्या क्या होता है? बंद करो, बुक बंद करो। इसके टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा सरफेस है? एक ये वाला है, मतलब सरफेस कौन कौन सा है? लेंथ नहीं, सरफेस कौन कौन सा है? किताब दिखाओ भाई। इसके सरफेस में कौन कौन सा सरफेस है? एक ये सरफेस है पूरा, फिर एक ये वाला सरफेस है पूरा, फिर एक ये वाला सरफेस है पूरा, फिर एक ये वाला सरफेस है, फिर ये है और फिर ये है। कितने सरफेसेस हैं? चलें एक काम करते हैं, आपकी टेंशन खत्म करते हैं, प्लीज रिवाइज करके आया करें। पुत्र आप जो ईमान मसूद के साथ बैठी हैं, आपका नाम क्या है पिछली रो में? मायरा। मायरा आप समझाइए, ये जो क्यूबॉइड होता है इसका सरफेस एरिया को कैसे समझाएंगे आप? सम ऑफ ऑल साइड्स। आर यू श्योर? सम ऑफ ऑल surfaces. How many surfaces are in the cuboid? 6.
all the surfaces are what shaped? Rectangles. They are all what? They are all rectangles. तो क्या सारे rectangles का एरिया, सीधो के बैठो, क्या सारे rectangles का एरिया सेम है? हाँ, सिर्फ ऑपोजिट rectangles का एरिया सेम है। आप मुझे बताएं इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 2 times length into width, length into height, width into height। जो भी एरियाज हैं, लाइक इसका अगर आप निकालते हैं लेंथ इंटू विड्थ, इसका निकालते हैं लेंथ इंटू हाइट, इसका निकालते हैं विड्थ इंटू हाइट, तो इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय, क्यों? क्योंकि सब 2 दफा है, इधर टॉप पे भी है, बेस पे भी है, फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पर भी है। तो जो भी है इनको निकाल कर क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसी को मसला इस बात से? प्लीज इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। बहरहाल मैंने जितना रिवाइज कराना था मैं करा चुका हूं, बाकी मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूं। तो प्लीज अगले पेज पे जाइए। अगले पेज पे थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स बनी हुई हैं। क्या बना हुआ? पहले वाले पेज पे तो बहुत सिंपल 2 डायमेंशनल फिगर्स थी या बहुत सिंपल 3 डायमेंशनल फिगर्स थी। अब जब आप पेज टर्न करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा मुश्किल ड्राइंग्स बनी हुई हैं। पहले मैं क्या पढ़ाऊं, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल वाली? आई होप आपको मालूम है कि लेफ्ट पे जो 2 शेप्स हैं वो कौन सी वाली शेप्स हैं? वो 2 डायमेंशनल है। तो काम करिए, लेफ्ट के ऊपर हेडिंग दीजिए। लेफ्ट की साइड के ऊपर क्या हेडिंग देंगे जी? 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर्स, 2D प्लेन फिगर्स, 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर्स, 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर्स, 2 डायमेंशनल क्या जनाब? प्लेन फिगर्स। ओके, उधर जो सबसे पहली शेप बनी हुई है आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर्स में से, बताएं कौन सी शेप है वहां पे? क्या शेप है जी? ट्रपीजियम है। कौन है जनाब? देयर इज अ ट्रपीजियम। ओके, उस ट्रपीजियम को अगर आप गौर करें तो प्लीज टेल मी कि वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? ट्रपीजियम किस किस्म की शेप है? ट्रपीजियम में क्या फीलिंग आ रही है आपको? कितनी साइड्स हैं? साइड्स कितनी हैं? 4। तो अगर ये 4 साइड्स हो तो पिछले पेज पर भी जब 4 साइड्स थी तो शेप का नाम क्या था? क्वाड्रिलैटरल। क्या नाम था? तो सबसे पहले काम कीजिए, ट्रपीजियम का लफ्ज अंडरलाइन कीजिए और वहां पहली बात क्या लिखी है? सर जी वो क्वाड्रिलैटरल है। ट्रपीजियम क्या चीज है? ट्रपीजियम के साथ क्या लिखेंगे? सर वो एक क्वाड्रिलैटरल है। अच्छा, अब अगर वो क्वाड्रिलैटरल है, कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स इक्वल है? नहीं, क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स तो हैं, लेकिन चारों की चारों साइड्स कैसे हैं? 4 इक्वल या अनइक्वल साइड्स? जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर में क्या था? सर जी स्क्वायर में चारों की चारों साइड्स इक्वल थी। रेक्टेंगल में क्या था? 2 साइड्स, मतलब आमने सामने वाली साइड्स इक्वल थी, मतलब ऊपर नीचे वाली भी और इधर उधर वाली भी इक्वल थी। यहां कोई इक्वल है? सर कोई भी साइड इक्वल नहीं है। क्या सीन चल रहा है? कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है, लेकिन है 4 साइडें हैं, तो मैं क्या लिखूं? 4 क्या चीज? अनइक्वल साइड्स। 4 अनइक्वल साइड्स। चलो जी, क्या सीन उधर? सर जी वहां पे 4 अनइक्वल साइड्स हैं, लेकिन कुछ तो खास बात होगी यार, कुछ तो है जो स्पेशल है इसके अंदर। वो स्पेशल क्या है जी? देयर इज 1 पेयर ऑफ साइड्स विच आर पैरेलल। क्या स्पेशलिटी है वहां पर? उन 4 साइडों में से 2 साइडें ऐसी हैं, इक्वल कोई भी नहीं है, इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट है कि देयर इज 1 पेयर ऑफ क्या? साइड्स विच आर आपस में पैरेलल। क्या है जनाब साहब? इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेशल बात है, वो क्या है? देयर इज अ पेयर of what? Of parallel sides.
देयर इज अ पेयर ऑफ व्हाट, पैरेलल साइड्स, देयर इज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। और वो कौन सा पेयर है जो पैरेलल है, जरा ड्राइंग देखेंगे प्लीज। इस तरह की ड्राइंग बनी हुई है ना, वैसे उस तरह की ड्राइंग बनी हुई है ना। इस ड्राइंग में कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 और 4 साइड है। आपको किसी की साइड इक्वल नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल किसी की इक्वल है। हाँ, क्या पता इसकी फीलिंग आती हो, ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, फीलिंग आ सकती है, इक्वल है या नहीं मेरी बला से, मुझे नहीं है इसकी परवाह। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कौन सा पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये दोनों साइड्स क्या है आपस में, प्लीज इनके ऊपर ये निशान लगा दें। अगर ये पैरेलल है तो एक एरो लगा दें इन पर। जो भी दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी उन पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर जी एक वो एरो लगा दें ऊपर और नीचे। लगा दिया? लगा दिया जी, ओके डन। अब इन पैरेलल साइड्स का मैं एक नाम रख देता हूं। इनका क्या नाम रखूं? ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं और जो पैरेलल हैं, आप वहां देखेंगे इनके लिए क्या सिंबल दिया हुआ है, B1 और B2। तो देयर इज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। वो कौन कौन है? एक का नाम हमने रख दिया है B1, B के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में 1 है, और यहां पर क्या रख दिया B के साथ क्या, B2 नाम है बस, B1 B2। कुछ और नाम भी रख सकते थे, L1 L2, कोई भी नाम रखा जा सकता था। मैंने क्या नाम रखा हुआ है? B1 और B2 का नाम रखा हुआ है। किसी को एतराज है इस बात से? अगर मैं कहता A1 A2 तो सर दो नाम है, कुछ भी नाम रख दे, L1 L2 नाम रख दें, B1 B2 नाम रख दें, A1 A2 नाम रख दें। तो मैंने B1 B2 नाम रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को भी एतराज नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करें? मुझे क्या सिखाना है? मुझे आपको इसके एरिया का फॉर्मूला सिखाना है। क्या सिखाना है जी? एरिया का। मैं इस वक्त ये तो नहीं बताऊंगा कि एरिया का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर बताऊंगा। क्या? कि एरिया के फॉर्मूला में कितनी डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप एक काम करेंगे, आप इस शेप के जो एरिया का फॉर्मूला लिखा है आप उसका रटा मारेंगे, ठीक है। मैं उसको प्रूफ कैसे करना है ये मेरा अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक चीज बताना मेरा टॉपिक जरूर है कि एरिया का जब फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें कितनी डायमेंशंस मल्टीप्लाई होंगी, जरा प्लीज देख के बताइएगा। इफ आई टेल यू कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला है जी, एरिया इज इक्वल टू देयर इज समथिंग लाइक हाफ इनटू क्या, इनटू जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनको क्या किया गया, उनको प्लस किया गया, B1 प्लस इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, अभी तो ऐड किया है, मल्टीप्लाई तो नहीं किया। अच्छा, इनटू क्या, इनटू द हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट किसको बोलते हैं? इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो ये वाला फासला है जिसका एंगल विद द बेस कितना है, 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइट बोलते हैं। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि इसको मैंने क्या बोला है, समथिंग लाइक बेस। इसको भी आप बेशक बेस क्या दें, इसको मैंने क्या बोला है, यू नो मैंने इसका नाम B1 B2 क्यों रखा है? बेस नंबर 1, बेस नंबर 2। इन दो बेसिस के दरमियान में अगर ये बेस है तो ये बिल्कुल क्या है, इसको मैंने हाइट बोला है। क्या बोला है? एक काम तो ये करें कि जहां पे भी आपने H फॉर हाइट लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करें। वहां मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूं। क्या नोट लिखवाना चाहता हूं जी? जहां भी H फॉर हाइट लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करें और वहां अंडरलाइन करके एक नोट लिखें, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस। क्या लिखेंगे जी? हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस। मतलब क्या है इस बात का कि ये जो हाइट है और जो बेस है,
हाइट बेस के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। आई थिंक ये कहीं ना कहीं तो सुना होगा लव्स परपेंडिकुलर, तो मुझे समझाएगा व्हाट इज मेंट बाय परपेंडिकुलर। दो साइडों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा जी, जब दो साइडों के दरमियान में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो बेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये जो बेस है बिल्कुल कैसी है ये सर, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और जो हाइट है वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल वर्टिकल है। ये वाली साइड कैसे है वैसे, असल में तो ये है साइड ऑफ द ट्रपीजियम, या फिर असल में तो ये है द अदर साइड ऑफ द ट्रपीजियम। लेकिन ये वाली लाइन लगी है, ये मैंने ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन लगाई है, क्या ये एक्चुअल में द साइड ऑफ द ट्रपीजियम है? नो, ये एक्चुअल में द साइड ऑफ द ट्रपीजियम नहीं है। ट्रपीजियम की एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये है, तो ये क्या है सर, ये दो साइडों के जो दो पैरेलल साइडें हैं उनके दरमियान का फासला है। क्या है, उनके दरमियान का फासला है। किस साइड से, नीचे वाली बेस से लेकर ऊपर वाली बेस तक का जो परपेंडिकुलर फासला है। क्या, नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड के दरमियान में जो परपेंडिकुलर फासला है वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट सर जी, उसका असल में क्या सीन है, उसको हमने हाइट बोला हुआ है। बस एक बात याद रखनी हमने कि हाइट इज ऑलवेज क्या, परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे अब आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि मैंने यहां क्या किया हुआ है। एरिया के फॉर्मूला में आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि सर एरिया किस चीज के बराबर होता है, एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या, ऑफ टू डायमेंशंस। व्हाट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट इज द एरिया, इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स इन द टू डायमेंशंस। याद आ गया, इसमें किसी को एतराज है? मुझे छोटी सी बात मुकम्मल करने दो, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। मैं जो कह रहा हूं कि एरिया के बारे में आपने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा मैंने बच्चों, ओके। अब जो दो डायमेंशंस होती हैं, आपने दो डायमेंशंस किसको बोला था, एक ऐसी डायमेंशन और एक ऐसी डायमेंशन, या नहीं? एक होती है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक क्या होती है, वर्टिकल डायमेंशन। एक होती है वो एक्स एक्सिस वाली डायमेंशन और दूसरी क्या होती है, वाई एक्सिस वाली डायमेंशन। इससे पहले कि हम आगे चलूं, मुझे बस एक चीज का जवाब देना आपने, ये जो साइड है ये वाली, क्या ये हॉरिजॉन्टल साइड है? एनीवन से यस और नो, क्या ये हॉरिजॉन्टल साइड है? नो सर, ये हॉरिजॉन्टल साइड तो नहीं है। अच्छा, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है? नो वे सर, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अगली बात, क्या ये वर्टिकल साइड है? नहीं। क्या ये वर्टिकल डायमेंशन है? नहीं सर, हमारा तो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, एक डायमेंशन कैसी होती है ऐसी, दूसरी डायमेंशन कैसी होती है ऐसी। इस डायमेंशन को कौन सी डायमेंशन कहते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन या एक्सिस में क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। अच्छा, ये डायमेंशन कौन सी होती है, अंग्रेजी में वर्टिकल डायमेंशन, मैथ्स में वाई एक्सिस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बात आपने याद रखनी है, व्हाट आई वांट टू डू इज, जैसे आपने रेक्टेंगल में किया था, जरा प्लीज पिछले पेज बताएं, आपने रेक्टेंगल की कौन सी दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई की हैं, प्लीज बताइए। रेक्टेंगल में कौन सी दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई की थी, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली, ये कौन सी थी, विड्थ थी भाई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट इज दिस, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। व्हाट वाज दिस, वर्टिकल डायमेंशन। याद आया कि नहीं आया? अच्छा, तो मैंने इधर भी क्या करना है, मैं इधर भी क्या करना चाहता हूं, मैं इधर भी एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक वर्टिकल डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस वाले ड्राइंग को एक्सप्लेन करूं, मुझे कुछ और याद आ गया है। पता मुझे क्या याद आ गया, एक शेप मिसिंग है यहां पे। पता है कौन सी शेप याद आ गई है? पैरेललोग्राम याद आ गया है। क्या याद आ गया? आई एम सो सॉरी, यहां पर क्या होना चाहिए था भाई, यहां पे तो पैरेललोग्राम होना चाहिए था। अच्छा,
एक काम करते हैं, पहले मैं पैरेललोग्राम एक्सप्लेन करूंगा, आप कहां ड्रॉ करेंगे? दिखाओ 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 दिखाओ। आपका जो ट्रेपीजियम है, फिर ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम और ट्रायंगल के दरमियान में यहां स्पेस थोड़ी खाली है। कहां खाली है? ट्रेपीजियम और या तो ट्रायंगल के दरमियान में यहां थोड़ी जगह खाली है, यहां बना लीजिएगा, या बिल्कुल नीचे अगर आपको पास जगह मिलती है। किधर? सबसे नीचे चले जाएं, जहां भी जगह ढूंढने जी, जहां कहीं भी जगह है, नहीं इसी पे बनाएं, इसी पे बनाएं, इसी पे बनाएं। कॉपी के नोट्स में कुछ और स्टाइल है, इधर फॉर्मूलास निकालने का स्टाइल है। जहां भी आपको स्पेस मिलती है वहां पे आपने क्या बनाना है, सुने जरा, पैरेललोग्राम। मुझे लगता है मैं वहां से इस बात को ज्यादा अच्छे से समझा लूंगा। सुनिएगा जरा, पहले मैं ड्रॉ करता हूं फिर मैं समझाऊंगा। प्लीज बताइए इसमें कितनी साइड्स हैं? 4। कितनी साइड्स है जी? तो उसका नाम क्या होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल। क्या? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में खास बात क्या है? हाँ, इसमें एक दो बातें वैसे। एक बात है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। क्या है? उधर तो कुछ भी इक्वल नहीं था ना, यहां पता क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो एक काम करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट? आर इक्वल, एंड ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट? आर पैरेलल भी। जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और वो पैरेलल भी हैं, वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो एक काम करेंगे जी, प्लीज एंड पे जाएं, जहां पे भी जगह ढूंढे उस जगह में क्या करें, ये ड्राइंग बनाइए जिसमें ये वाली साइड किसके इक्वल है? ऊपर वाले के इक्वल है। इक्वल के लिए क्या निशान होता है? एक एक लाइन। ये और ये इक्वल है, किसी को मसला है? ठीक है, इक्वल भी है और क्या है? इक्वल भी है और क्या है? पैरेलल भी है। क्या है जनाब? अच्छा, पैरेलल भी है। तो अगर पैरेलल तो क्या निशान होगा? एरो वाला। कौन सा वाला? मैंने इन दोनों पे क्या निशान लगा दिया? पहले यूं लगाया, व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? इक्वल। फिर यूं लगाया, व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? पैरेलल। व्हाट अबाउट दीज टू साइड्स? ये वाली साइड का इसके बारे में क्या ख्याल है? ये दोनों इक्वल भी हैं। अच्छा, अगर इक्वल है तो क्या निशान लगाऊं? किसी को मसला है? ये दोनों आपस में इक्वल होगी। और क्या है? अच्छा, अगर पैरेलल है तो क्या निशान लगाऊं? एक एरो, दो एरोस। क्यों? क्योंकि एक एरोस का निशान मैं पहले से इस्तेमाल कर चुका हूं, तो डिफरेंस बयान करने के लिए दो दो एरोस बना देता हूं। हेलो जी, सो मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिए। मैं आपको यहां पर एक शेप समझा रहा हूं। क्या नाम है इस शेप का? इस शेप का नाम है जी पैरेललोग्राम। क्या नाम है जी? पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में मैं कहता हूं कि क्वाड्रिलेटरल है ये, जिसका मतलब कितनी साइडें हैं? 4 साइडें हैं। इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। क्या है जनाब? हमने कहा ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? क्या होगी भाई? इक्वल। फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? तो ऑपोजिट साइडें आपस में इक्वल हो गई। अच्छा, ऑपोजिट साइडें सिर्फ इक्वल नहीं है बल्कि पैरेलल भी हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो मैंने क्या किया है? मैंने वो सिंगल लाइंस भी लगाई हैं, डबल लाइंस भी लगाई हैं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। पैरेललोग्राम की शेप समझ आ गई होगी आपको। क्या समझ आ गया होगा बच्चों? कि क्वाड्रिलेटरल है, डन। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डन। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, डन। किसी मसला इस बात से? यू नो व्हाट, मुझे अभी क्या सिखाना है? इसके एरिया का फॉर्मूला। क्या जनाब? सुनिएगा गौर से, लिखना छोड़ दीजिए प्लीज, लिखना छोड़ दीजिए।
पता मैंने क्यों किया? यू नो व्हाट, एरिया को डिफाइन कैसे किया था आपने कल परसों? एरिया इज डिफाइंड एज द व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस। क्या जनाब? प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन। अगर एरिया की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस, तो प्लीज याद रखिए मुझे दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई करनी है। इसकी ये वाली साइड कैसी है? ये वाली, क्या मैं इसको वन ऑफ द डायमेंशन बोल सकता हूं? क्यों क्यों बोल सकता हूं? सर ये हॉरिजॉन्टल है। क्या ये? अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको एक डायमेंशन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? यहां से लेकर यहां तक ये पहली डायमेंशन है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है कि नहीं? क्या मैं इसको बेस कह सकता हूं? जैसे मैंने वहां पे B1 B2 बोला, कैन आई कॉल दिस इज B फॉर व्हाट? B फॉर बेस। ओके, एंड बेस इज आई बिलीव द फर्स्ट डायमेंशन। ओके, अगर ये पहली डायमेंशन है, अब अगले सवाल का जवाब बहुत गौर से देना है। क्या ये टेढ़ी वाली लाइन, कौन सी? क्या ये टेढ़ी वाली लाइन, क्या ये दूसरी डायमेंशन है? नहीं। क्यों? दूसरी डायमेंशन हमेशा, अगर एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी डायमेंशन क्या होगी? वर्टिकल होगी। अगर एक डायमेंशन बेस है तो पता है दूसरी डायमेंशन क्या होगी? हाइट होगी। वो किधर है? वो बीच में लगा ले कहीं पे भी। बीच में कहां लगाऊं? सर जी जो भी करें 90 डिग्री पे करें। क्या करें? जो दूसरी डायमेंशन है उसका पहली डायमेंशन के साथ क्या होना जरूरी है? उसका पहली डायमेंशन के साथ 90 डिग्री होना जरूरी है। तो यहां पर एक ऐसी लाइन लगाएं, आप इधर लगा लें, या फिर बताता हूं, या इधर लगा लें, या फिर इधर लगा लें, इवन बाहर लगा लें। हाँ जी, क्या करें जी? या अंदर लगा लें या जो भी करें, करें क्या? सर जी उस हाइट को होना क्या चाहिए? दैट हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू क्या? परपेंडिकुलर टू बेस। व्हाट इज दिस? कॉल दिस एज H। यहां पर एक आपका B फॉर बेस आ गया और एक आपका H फॉर हाइट आ जाएगा। और मुझे यहां क्या लिखना चाहिए था? मुझे यहां लिखना चाहिए था कि हाइट इज ऑलवेज क्या? हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। किसी को मसला है? तो जो नोट मैंने यहां लिखा है हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मैं चाहता हूं मैं उस बात को यहां पे भी लिखूं कि हाइट क्या होती है। अब यहां जगह अगर मेरे पास कम है तो सुनिएगा जरा मैं क्या लिखूंगा। H is this to this? What does it mean? What is this? H for height. What is this? This symbol is for perpendicular. What is this? तो मैं कहना क्या चाहता हूं? This is height is क्या? Perpendicular to क्या? To base. अब अगर जगह है तो पूरी अंग्रेजी लिखें, जगह नहीं है तो H is perpendicular to B लिख दीजिए। H perpendicular to B, H perpendicular to B लिख दीजिए, H perpendicular to B लिख दीजिए। H is perpendicular to B लिख दीजिए। अब एक सवाल पूछूं, अब बताइए एरिया का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इन दिस केस व्हाट इनटू व्हाट? B इनटू H। अब B क्या ले रहे हैं? इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की लेंथ ले रहे हैं। H क्या ले रहे हैं आप? इसकी वर्टिकल डायमेंशन की लेंथ या विड्थ या ब्रेड्थ ले रहे हैं। इसका नाम क्या रख दिया हमने? बेस। इसका नाम क्या रख दिया हमने? हाइट। तो दोनों को क्या करूं तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया। लो जी, किसी को मसला इस बात? आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं वो मैं आपको समझा चुका हूं कि A फॉर एरिया इज इक्वल टू क्या? B इंटू H। A फॉर एरिया इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू B इंटू व्हाट? B इंटू H जनाब। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। व्हाट इज B इन दिस केस?
अच्छा वैसे एक और बात भी है, एक और चीज याद आ गई। अगर मैं इसको पकड़कर, गौर से सुनो यार, लिखना छोड़ो, अगर मैं उसको पकड़कर थोड़ा सा ना यहां से खिसकाऊं, क्या करूं, इस साइड को यहां से खिसकाऊं, बट यू नो व्हाट विल हैपन, नो नो नो, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर इसको पकड़कर थोड़ा इधर खिसकाओगे तो यहां से शेप इधर निकल आएगी, पता क्या हो जाएगा, सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा गौर से क्या होगा। अगर मैंने इस शेप को यहां से खिसका दिया उस तरफ, तो यहां से इधर से लाइन सीधी हो जाएगी, इधर से इधर खिसकेगा तो यहां से लाइन सीधी। ये क्या शेप है यार, हाँ जी क्या बन जाएगा ये, वो तो रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में क्या था एरिया, दिस इनटू दिस, मैंने अभी कोई काम नहीं किया, अभी तो भी काम किया, लेकिन सिर्फ वहां क्या हुआ था, रेक्टेंगल बिल्कुल ऐसा हो गया, प्रॉपर हो गया है, उसमें था एल इंटू बी। तो अब ये पहले क्या था, हेलो जी, सर जी जैसी शेप थी वैसे बनाए, बिल्कुल जनाब साहब, ये मैंने वैसी दोबारा शेप बना दी है। और इसमें क्या हो रहा है, आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा चुका हूं। अभी भी आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल पैदा होता है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जैसे जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला था L इंटू डब्ल्यू, L वॉज द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की लेंथ, W वॉज द वर्टिकल डायमेंशन की लेंथ। तो यहां पे भी इन दिस शेप व्हाट इज B, मेरी मर्जी है, मैं अगर उसको L कह दूं तो किसी को मसला है, मैं इसको L कह देता हूं, इसको क्या कह दूं W, आंसर अभी भी क्या होगा L इंटू डब्ल्यू होगा। लेकिन समझने की बात क्या होगी, समझने की बात क्या है कि मल्टीप्लाई किन दो चीजों को करना है, किन दो चीजों को करना है सर जी, एक हॉरिजॉन्टल लेंथ को और एक वर्टिकल लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्लीज दोबारा सुन लीजिए कि मल्टीप्लाई किस चीज को करना है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन की लेंथ आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में लेंथ कितनी है B फॉर बेस, और वर्टिकल डायमेंशन में लेंथ कितनी है, उसका हमने नाम क्या रखा है H फॉर क्या जी, H फॉर हाइट हमने उसका नाम रखा हुआ है। किसी के पास अगर कोई एतराज है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी के पास अगर कोई एतराज है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक वंस अगेन हमारा जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो दोबारा काम आया है। क्या था एक्चुअल डेफिनेशन, एरिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या, of the lengths in two dimensions. Now what is meant by two dimensions, there is one dimension in the horizontal direction, then there is the other dimension in the vertical direction. जो horizontal dimension में इसकी length है that is known as B for base, जो vertical dimension में हालांकि इसकी अपनी length नहीं है, vertical dimension में इसकी अपनी length ना होना, निकालनी तो वही है, लेनी तो वही है। बेशक आप कहें सर H तो इसकी अपनी साइड ही नहीं है, ना हो भाई, H इसकी बेशक आप कहें सर इसकी ये वाली साइड है, बिल्कुल है, ये साइड इसकी अपनी है, ये इसकी अपनी है, ये इसकी अपनी है, तो जरूरी तो नहीं है कि इसकी अपनी साइडों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या जरूरी है, इसकी अपनी साइडों से मल्टीप्लाई करना जरूरी ये है कि जो दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं या जो दो लेंथ्स मल्टीप्लाई हो रही हैं वो एक्चुअल में दो डायमेंशंस हो, क्या हो, ये जरूरी है। वो पैरेललोग्राम की साइड है या साइड नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी दो लेंथ्स मल्टीप्लाई हो वो एक्चुअल में इस सिचुएशन की दो डायमेंशंस की लेंथ हो। एक लेंथ अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी लेंथ का क्या होना जरूरी है, दूसरी लेंथ का वर्टिकल होना जरूरी है। एक लेंथ अगर x डायरेक्शन में है तो दूसरी लेंथ का y डायरेक्शन में होना जरूरी है। एक को आप अगर बेस बोलते हैं तो दूसरे को हाइट बोलना जरूरी है, और बेस और हाइट के दरमियान में एंगल कितना होना जरूरी है, सर जी एंगल शुड बी 90 डिग्री। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा करें जी, इधर नहीं, उधर सवाल पूछें, जिसकी बात खत्म की है प्लीज वहां का सवाल पूछा करें, आगे पीछे नहीं जाना है, मैंने उसको भी पेंडिंग छोड़ा हुआ, मैं भी आऊंगा वापस उधर ही आए, पहले ये तो समझ लें इसमें किसी को प्रॉब्लम है। अब जहां भी इसको फिट करना था फिट कर चुके होंगे, किधर फिट किया, ठीक है जी। सो इस ड्राइंग पे अगर कोई सवाल है तो आप खड़ा करें, एनीवन, नो, डन,
उधर चलते हैं अभी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बस यही फार्मूला है, और भी कुछ फार्मूला चाहिए है? इसका तो इतना ही है जी। ये इसका इतना आसान क्यों है सर? इसकी शक्ल बिल्कुल रेक्टेंगल से मैच करती है। किससे मैच करती है? कैसे मैच करती है? बस किसी ने रेक्टेंगल को पकड़ के थोड़ा यूं कर दिया, ये इसको वापस करोगे तो क्या हो जाएगा? वापस रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जैसा फॉर्मूला रेक्टेंगल का था, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला मुझे यहां पे भी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला मुझे यहां पे भी चाहिए था। और आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट वैसा ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। कुछ सवाल है तो आप प्लीज और पूछ लीजिए जी। नहीं, अभी नहीं पढ़ाना, जो पढ़ाया उसी की बात करेंगे कुछ हद तक। अगर वो ऐसा ड्रॉ हुआ है तो यही फॉर्मूला जी। तो क्या था? खुद ड्राइव कर रहे हैं या खुद ड्राइव करेंगे, या सवाल वाला हमें बता देगा यार इधर से इधर तक एक्स्ट्रा लेंथ इतनी है। सवाल का काम है कि हमें बताए। हालांकि पैरेललोग्राम की अपनी साइडें टेढ़ी हैं। अपनी साइडें क्या है? अब या तो वो टेढ़ी वाली साइडें बता देगा, कोई ना कोई हिंट देगा जिस हिंट के थ्रू हम ये वर्टिकल वाली साइड निकाल लें। मैं समझता हूं उसको पहले से देनी ही क्या चाहिए, उसको पहले से इंक्लाइंड वाली साइड की लेंथ मुझे बतानी ही नहीं चाहिए। वो मुझे क्या बताए? कुछ ना कुछ बताना है तो मुझे ये बेस से ऊपर परपेंडिकुलर कितना हाइट है वो बता दे, जो कि बेशक पैरेललोग्राम का हिस्सा ना हो। सवाल वाले को चाहिए कि मुझे साइड पर इस बेस से ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल साइड के दरमियान का वर्टिकल फासला बता दे। नहीं बताता तो फिर मैं फंसा रहूंगा, ठीक है, मुझसे निकलेगा नहीं अनलेस अनटिल मुझे बहुत आगे की ट्रिग्नोमेट्री आती हो। जब हम बहुत एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पता वहां क्या होगा? वहां आपको एक तरीका बताया जाएगा। कौन सा तरीका? कि अगर ये वाली साइड टेढ़ी वाली साइड पता है तो ये वर्टिकल वाली साइड निकलती कैसे है? पता नहीं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कुछ होता होगा वहां पे। मैं अभी इतना ज्यादा मैथ्स में नहीं जा सकता, ठीक है। मेरा इस वक्त इतना मानना है कि क्या गिवन होना चाहिए? वर्टिकल लेंथ दैट इज नोन एज हाइट, ये गिवन होनी चाहिए। आपको कुछ और सवाल है? एक्चुअली क्या है ना, मैं यही तो कह रहा हूं, है होनी चाहिए। फिगर में बता देगा हाइट कितनी है। ना बताया तो हम ट्रिग्नोमेट्री के कोई प्रिंसिपल्स लगाएंगे। कब? ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे। तो मैं भी तो नहीं पढ़ाना चाहता, तो मैं कह रहा हूं हाइट गिवन होगी, इस हाइट की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ? एनीवन एल्स प्लीज पैरेललोग्राम के हवाले से? नो? पक्की बात है, चलें जी। तो डिफरेंट होगी तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यही तो काम है ना कि हमें टेढ़ी वाली लेंथ क्यों नहीं चाहिए? एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो डायमेंशंस कैसी होती हैं? एक होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है, तो मुझे इन एनी केस क्या चाहिए? एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा, या यूं चाहिए कि जो भी दो डायमेंशंस हैं उनके दरमियान में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। उसकी वजह पता है क्या है? बल्कि मैं इतनी बात करूंगा, दैट्स इट। दो डायमेंशंस चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक बेस तो दूसरी हाइट, एक ऐसी तो दूसरी ऐसी। दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है? 90 डिग्री होना जरूरी है। तो हमने एक नोट लिख दिया, बेस इज ऑलवेज क्या? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हाइट। बेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हाइट, या वन डायमेंशन is always perpendicular to the other dimension. इसको मसला है? If I say one dimension is always perpendicular to the other dimension, तो I hope आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो अब अगर उसने ये वाली लेंथ दी है, मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे काम की कौन सी लेंथ है? बिल्कुल ऐसी वाली वर्टिकल वाली, ठीक है। सवाल में गुजारा चल गया। दो डायमेंशंस की लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया। इसका मतलब जब भी हम एरिया निकालेंगे, हम बुनियादी तौर पर जो भी फॉर्मूला होगा उसमें क्या कर रहे होंगे? दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप स्क्वायर की एग्जांपल लें तो उसमें एक ये वाली डायमेंशन और एक वर्टिकल वाली मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों L इंटू L हैं। रेक्टेंगल में ये वाली डायमेंशन L है, ये वाली W है, L इंटू W मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पैरेललोग्राम में ये वाली डायमेंशन
बेस है, ये वाली डायमेंशन हाइट है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रेपीजियम में क्या हो रहा है। ट्रेपीजियम में अगर आप गौर से देखें, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी कितनी साइडें? 4। बट इसका प्रॉब्लम क्या है सर? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ना हो। खास बात क्या है सर जी? खास बात यह है कि इसमें ना देयर इज अ पेयर ऑफ व्हाट? देयर इज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। ओके, डन हो गया। अब मैंने करना क्या है, ये बड़ी बात बहुत गौरतलब है जी। इसको मैंने क्या बोल दिया? बेस। अगर ये यूं होता और ये यहां से भी यूं होता, मतलब ये साइड उधर की तरफ ना फैलती, किधर आती? ऐसे, जैसे ये जा रही है, ये भी अगर वैसे ही जाती तो इस शेप का नाम क्या होता? क्या नाम होता? पैरेललोग्राम। क्या नाम होता? उसमें जो इधर की बेस थी और जो ऊपर वाली बेस थी वो क्या होती? देखें ना, पैरेललोग्राम में क्या होता? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? मतलब जितनी लेंथ यहां से यहां तक है उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक है। तो इन दोनों में से कोई एक ले लिया आपने, उसको का 1 डायमेंशन, इनटू क्या कर दिया? हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? यू नो, इधर नीचे वाली जो बेस है उसकी लेंथ कुछ और है, ऊपर वाली जो बेस है तो वो भी बेस ही है, तो वो भी क्या है तो वो भी बेस है। दोनों बेसिस की लेंथ क्या है? दोनों बेसिस की, बच्चों इधर ध्यान देंगे प्लीज, सबके सब इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जो ये वाली बेस है जिसको हमने B2 बोला है और जो ये वाली बेस है जिसको हम B1 बोल रहे हैं, प्लीज ये बताइए इन दोनों बेसिस की लेंथ क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना, पक्की बात है ना, डिफरेंट है। अच्छा, अगर डिफरेंट है तो पहले मैं इनका क्या कर लूं? पहले मैं इनकी एवरेज निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? पहले मैं इनकी क्या कर लेता हूं? क्यों एवरेज क्यों निकाला? क्योंकि क्लोरीन याद, उसका 35 याद है, दूसरे वाले का 37 याद है। क्या निकाला था पहले आपने उसका? खैर, तब तो एवरेज मैंने बड़ी मुश्किल वाली निकाली थी। कौन सी वाली? पता नहीं, कोई वेटेड एवरेज निकाली थी। यहां मैंने वेटेड एवरेज कौन सी निकालनी है? सिंपल एवरेज निकालनी है। क्यों सिंपल एवरेज? क्यों सर जी? सीधा सीधा काम है, सिंपल एवरेज निकालें। इसकी लेंथ B1 है, उसकी लेंथ B2 है, तो कैसे निकलेगी एवरेज? B1 प्लस B2 डिवाइड बाय क्या? एवरेज निकलेगी। उस एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करना? हाँ, उस एवरेज को हाइट से मल्टीप्लाई करना। तो देयर यू गो, हाफ इनटू क्या? B1 प्लस B2। क्यों? व्हाट इज दिस हाफ इनटू B1 प्लस B2? दिस इज द एवरेज ऑफ द बेस लेंथ। इसकी बेस कुछ और है, उसकी बेस कुछ, देखे ना, स्क्वायर में क्या होता था? स्क्वायर में जितनी इसकी डायमेंशन होती थी उतनी ही इसकी। रेक्टेंगल में जितनी ये वाली लेंथ होती थी उतनी ही ये वाली लेंथ होती थी। पैरेललोग्राम में भी जितनी ये वाली बेस है उतनी ही ये वाली बेस है। इधर क्या मुसीबत होगी? इधर नीचे वाले बेस की लेंथ कुछ और है, ऊपर वाले बेस की लेंथ कुछ और है। तो पहले मुझे इन दोनों बेसिस की लेंथ का क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? एवरेज निकालनी पड़ी। जब एवरेज निकलेगी तो क्या किया मैंने? उसको दूसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लो जी, वैसे तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आपको ये भी प्रूफ कर दिया है कि ये हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सुना होगा आपने, ये कहां से आया है? ये हाफ इंटू 2 पैरेलल साइड किस खुशी में ऐड की हमने? क्या सीन है? ये हाफ इंटू A1 प्लस A2 का, या हाफ इंटू B1 प्लस B2 का। ये सीन है सर जी, पहले एक डायमेंशन में जो 2 डिफरेंट लेंथ्स हैं उनकी पहले क्या की गई है? उनकी पहले एवरेज ली गई है। कौन सी डायमेंशन की लेंथ की एवरेज ली गई? सर ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये वाली, नीचे की लेंथ और ऊपर की लेंथ और, तो पहले तो इन दोनों का एवरेज लें। इनकी जब एवरेज लेंगे तो क्या क्या निकलेगा? एक लेंथ निकलेगी। क्या निकलेगी? मैं कहता हूं जी दिस इज 20, दिस इज 10। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। 30 डिवाइड बाय 2। तो एक डायमेंशन पता है कितनी लेनी है? 15 लेनी है। इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितनी लेनी है? ना तो 10 लेनी है ना 20 लेनी है। कितनी लेनी है? 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 15 लेनी है। इनटू क्या? इनटू दिस, नहीं, इनटू दिस हाइट। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं समझ आ गया होगा।
क्या समझ आया है? कोई हाथ खड़ा करेगा? एनीवन? जी पुत्र। एवरेज, ठीक है, एवरेज लेकर क्या किया? हाइट से क्यों मल्टीप्लाई किया? हॉरिजॉन्टल नहीं, एक वर्टिकल चाहिए। एरिया निकालने का बुनियादी कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि सर जी आज के बाद हम कभी भी एरिया का जो मीनिंग है वो कभी नहीं भूलेंगे। क्या मीनिंग है एरिया का? प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस। प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस लेंगे तो एक डायमेंशन मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, द अदर डायमेंशन मस्ट बी वर्टिकल। किसी को मसला इस बात से? ओके, डन। स्क्वायर में व्हाट इज दिस डायमेंशन नोन एज? लेंथ। व्हाट इज दिस डायमेंशन नोन एज? नहीं, स्क्वायर में उसको भी लेंथ कहते हैं, तो लेंथ इनटू लेंथ क्या रहता है? लेंथ स्क्वायर। रेक्टेंगल में व्हाट इज दिस डायमेंशन नोन एज? लेंथ। व्हाट इज दिस डायमेंशन नोन एज? विड्थ, तो L इंटू W हो जाता है। पैरेललोग्राम में व्हाट इज दिस डायमेंशन नोन एज? बेस। व्हाट इज दिस डायमेंशन नोन एज? हाइट, तो एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट हो जाता है। ट्रेपीजियम में प्रॉब्लम ये है कि ये वाली डायमेंशन थ्रू आउट, मतलब जितनी जितनी ये लेंथ है, जितनी नीचे है उतनी ऊपर नहीं होगी, तो क्या करूं? इन दोनों की पहले एवरेज ले लेता हूं। तो जो इन दोनों की एवरेज आ जाएगी उसको क्या करूं? उसको दूसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बुनियादी फलसफा क्या है? बेटा प्लीज ये अलीना वाली चेयर खाली करो, उस चेयर को उठा के भाई इधर आगे ले। बुनियादी फलसफा ये है कि सर जी एरिया निकालते वक्त क्या करना चाहिए? दो डायमेंशंस की लेंथ्स को क्या करना चाहिए? प्लीज से बच्चों, दो डायमेंशंस की लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर। ये तो बुनियादी फलसफा हो गया। अब किस किस शेप में कौन कौन सी हैं दो डायमेंशंस? स्क्वायर समझा चुका, रेक्टेंगल समझा चुका, पैरेललोग्राम समझा चुका, ट्रेपीजियम ये भी समझा चुका हूं। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करिए। नाउ योर क्वेश्चंस प्लीज। एक क्वेश्चन वहां कोई पेंडिंग है बेटा, आपका सवाल पेंडिंग था, सवाल ही भूल गई हो, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया हो। ठीक जी, रीजन क्या है? अगर मैं कहूं एक इस तरफ लेंथ 20 है और ऊपर वाली लेंथ 10 है, तो 20 को हाइट से मल्टीप्लाई करूं कि 10 को मल्टीप्लाई करूं? किसको मल्टीप्लाई करूं? बताओ ना, किसको करूं? किसी को भी ना करूं। मतलब जैसे हमने, याद आ रहा है क्लोरीन के हमने आइसोटोप्स पढ़े थे, तो हमने कहा था एक आइसोटोप का मास है 35, दूसरे का मास है 37, तो हमने कहा क्या मेंशन करें? क्या मेंशन किया हमने? उसकी वेटेड एवरेज निकाल के मेंशन किया ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की नीचे वाली लेंथ है 20 और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की ऊपर वाली लेंथ है 10, तो इन दोनों में से कौन सी डायमेंशन को हाइट से मल्टीप्लाई करूं? 20 को कि 10 को? 20 एंड 10 के दरमियान को, 20 एंड 10 के एवरेज को, 20 प्लस 10 ओवर 2 को। तो 20 मतलब B1 प्लस B2 ओवर 2। व्हाट इज दिस? दिस इज वन डायमेंशन। ये जो आपका ये निकला ना, ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली एक डायमेंशन की लेंथ है। ये कौन सी वाली? एवरेज इंटू क्या? इंटू हाइट। तो है तो ये भी B इंटू एच ही है। इसका फॉर्मूला भी क्या है? ये भी B इंटू एच ही इसका फॉर्मूला, लेकिन B कौन सा? ये वाला B कि वो वाला B? इन दोनों का एवरेज वाला B। तो अब इन दोनों का एवरेज वाला B क्या है? दिस प्लस दिस ओवर 2 इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो काम कर लीजिए, आप पहले ये वाला फॉर्मूला दीजिए कि सर एरिया में बुनियादी तौर पर होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? टू डायमेंशंस। क्या होता है? वैसे एक बात बताऊं, डायमेंशंस को कहते हैं एक्सिस। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है, पता करना क्या चाहिए? यूं कहना चाहिए एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। क्या कहना चाहिए? एरिया इज इक्वल टू क्या? एक्स इंटू वाई। अब जो एक्स की लेंथ है, व्हाट इज एक्स की लेंथ? आप उसको बोलो सर वो बी है, क्या है? वाई की लेंथ क्या है? सर वाई की लेंथ हाइट है। ये हो गया। अब बी वाली लेंथ कौन सी? ये वाला बी कि ये वाला बी? इन दोनों का एवरेज बी। तो एवरेज बी कैसे आएगा? सर इट इज B1
प्लस B2 ओवर क्या, ओवर 2 इनटू क्या, इनटू हाइट. ये लीजिए. Any issues in this? So it is basically one simple concept. What is that simple concept? Product of two dimensions. Which two dimensions? The horizontal dimension multiplied by the vertical dimension. The x wali dimension multiplied by the y wali dimension. Now in this case, the x wali dimension is नीचे कुछ और ऊपर कुछ, और नीचे उसकी value is b1, ऊपर उसकी value is b2. So what should I do? I should take the average of b1 and b2. And how to take the average of b1 and b2? It's simple average होता है. कैसे होता है? दो चीजें add divide by 2. बात होता हूँ. अब अगर आपके पास कोई और सवाल है, your question please. ट्राइलेटरल 3. एक और लफ्ज भी है इसके लिए, ट्राइगोन. क्या? ट्राइगोन, ट्राइंगल, ट्राइगोन, बल्कि सिंपल है ट्राइंगल. ट्राइलेटरल 3 साइड्स. ट्राइंगल में ट्राइलेटरल मतलब 3 साइड्स होती हैं. एक और नाम भी लिखते हैं बेशक, ट्राइगोन भी लिखते हैं, ट्राइगोन भी लिखते हैं. ओके. शेप कैसी बनी हुई है? इसका भी क्या निकालना है? बताइए बच्चों, क्या निकालना? एरिया का फॉर्मूला. ओके. वंस अगेन याद रखिएगा, जो मैंने फॉर्मूला, जो मेरी बेसिक डेफिनेशन है, उसको मैं किसी भी सूरत में चेंज नहीं करूंगा. क्या नहीं करूंगा जी? नो वे एट ऑल. क्या है बेसिक डेफिनेशन? प्रोडक्ट ऑफ कितने डायमेंशंस? 2 डायमेंशन. ओके डन. कौन कौन सी 2 डायमेंशन? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ओके. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. क्या बोला इसको आपने? क्या शेप में क्या लिखा? बी फॉर बेस लिखा है. डन. अच्छा, दूसरी डायमेंशन क्या है? इसको क्या बोला जी इसमें? एच फॉर हाइट. ठीक है. मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, ये रेक्टेंगल है या ये ट्रायंगल है? ट्रायंगल. रेक्टेंगल में क्या कॉन्सेप्ट था? हाँ जी, अगर मैं कहूं रेक्टेंगल में दिस इज बी, व्हाट इज दिस? एंड दिस इज एच, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया? बी इनटू एच. If I draw a line like this, what is this? Triangle. What is this? तो अगर मैं दरमियान में लाइन लगा लूं, तो मैंने रेक्टेंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है? तो अगर टोटल रेक्टेंगल का एरिया है b इंटू एच, आधे आधे का कितना होगा? इसका होगा हाफ इंटू b इंटू एच. इसका भी क्या होगा? जिसको मसला इस बात से ऐसे समझाते हैं छठी क्लास के बच्चे को. किसको? आप छठी में, तो फिर मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं? वैसे अगर किसी के पास सवाल है तो पूछ लो. मैंने इसका शेप का बैग याद रखा. इस शेप को क्या बोला है? टोटल शेप को. प्लीज टोटल शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का टोटल एरिया मैंने क्या बोला है? इसको अगर बी बोल दो, इसको अगर, तो टोटल एरिया क्या है? बी इंटू एच. तो अगर यहां से लाइन लगाओगे तो कितने हिस्से हो गए? 2. तो इस हिस्से का नाम क्या है? ट्राइंगल. इस हिस्से का नाम भी क्या है? ट्राइंगल. अगर टोटल एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू एरिया, ये भी हो जाएगा हाफ. तो ये हाफ क्या? हाफ इंटू बी इंटू एच. हाफ इंटू बी इंटू एच. किसको मसला है इस बात से? या तो ये ऑप्शन है. लेकिन अभी मेरी ड्राइंग ऐसी तो नहीं बनी हुई, अभी तो मेरी ड्राइंग ऐसी नहीं बनी हुई, तो मैं तो ये वाला फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा. मैं पता है ये कहां से समझाऊंगा आपको? यहां से. मैंने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट कहां से सिखाना है जी? ट्रेपेजियम से. क्यों? क्या किया मैंने ट्रेपेजियम में? व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम का एक बेस था ये वाला. क्या हो गया? क्या था ये? बेस था. ये 2 साइडें जब यूं गई तो ये वाली बेस क्या हो गई? छोटी हो गई ना. कितनी हो गई? अच्छा, अब सुनिए गौर से जरा. सुनिएगा 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 सुनिएगा. मैं इसके बाद एक शेप ड्रॉ करता हूं.
क्या करेंगे बीवी आप इसके लिए क्या करेंगे बीवी? हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू क्या? किसी को मसला इस बात से? अच्छा, ये भी क्या है? अभी भी क्या करेंगे आप? हाफ इंटू नीचे वाला B1 प्लस ऊपर वाला B1 इंटू हाइट, ऐसे ही करेंगे। ओके, मैं अगर कहूं कि मैं अभी भी यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बताएं क्या फॉर्मूला होगा इसका? था दिस वाज B1, दिस वाज B2, दिस वाज हाइट, एंड यू से दिस इज हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू क्या? इंटू हाइट। इसमें दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज, एंड यू से दिस इज हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट। इधर मैं क्या कहूं भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज B। B1 की वैल्यू किसकी बराबर है? B। B2 की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी वैल्यू है? तो फॉर्मूला तो मैं वही लगाऊंगा, कौन सा वाला? हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू, प्लीज टेल मी इस शेप का B1 कौन है? जस्ट B है। इसका B2 कौन है? 0 है, इंटू हाइट कितनी है? हाइट है, क्या बना? हाफ इंटू B इंटू, इसको मसला इस बात है भी कर दें वहां से थोड़ी सी देर के लिए डोर क्लोज कर दें। आप लोग प्लीज, यहां पे बहुत सारी जगह होती है, यहां पर आके बैठा करें। खैर, बहरहाल मैं वो जो बात वहां समझा रहा हूं यहां समझा देता हूं। मैंने कहा अभी आपने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा जी? हाफ इंटू क्या? B1 प्लस B2। इस केस में B1 कितना है? B1 कितना है? B। तो B2 कितना है? तो क्या करो? हाफ इंटू B1, B प्लस, एक सेकेंड, B प्लस 0। किसी को इशू है इस बात से? किसकी सर? ये वाली डायमेंशन है B, ऊपर वाली कितनी है? वो तो है ही नहीं, 0 है। तो क्या करूं? B इंटू H तो नहीं करूंगा, तो B प्लस क्या? 0 डिवाइड बाय क्या? 2 इंटू क्या? क्यों सर? एरिया निकालने के लिए दो डायमेंशंस को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की लेंथ को आप क्या कह रहे हैं? B। वर्टिकल डायमेंशन की लेंथ को आप क्या कह रहे हैं? H। लेकिन B कौन सा? सर B एवरेज लें। क्यों लें B एवरेज? B एवरेज क्यों लें? सर नीचे वाली B कुछ और है, ऊपर वाली B कुछ और है। वहां तो प्रॉपर नजर आ रहा था कि नीचे वाली B का नाम था B1, ऊपर वाले का नाम था B, तो आपने कहते हाफ इंटू B1 प्लस B2। यहां पे नीचे वाला B कितना है? इट इज B। ऊपर वाला B कितना है? इट इज 0। सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। तो जब डिफरेंट होगा तो एवरेज लूंगा कि नहीं लूंगा? कितनी निकलेगी एवरेज? हाफ इंटू B प्लस 0 कितनी एवरेज है? सर वो हाफ इंटू B1 प्लस B2 में B प्लस 0 में B ही आएगा, हाफ इंटू B इंटू H। और अगर अभी किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा करें। नीचे वाली बेस कितनी है? B। ऊपर वाली बेस कितनी है? तो इसलिए 0 की है जी। मैंने असल में क्या समझाया है? मैंने असल में कहा मुझे पहला सवाल बताओ यार सबके सब। असल में ना मुझे पता है मेरे समझाने के तरीके बड़े यूनिक हैं, ठीक है? ये समझाने के तरीके आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इस बात का मुझे 100% पता है, ठीक है? इस तरह का दिमाग किसी का नहीं चलता, ठीक है? या तो मैं पागल हूं, मेरा दिमाग ऐसे चलता है, ठीक है, या मैं बहुत अच्छा टीचर हूं इसलिए शायद मेरा दिमाग ऐसे चलता है, ठीक है? बहरहाल जैसे भी दिमाग चलता है, मैं हालांकि पहले से वो समझा चुका था हाफ इंटू B इंटू H। पता मेरे दिल को क्या लगा? मुझे लगा बहुत प्री ऑर्डिनरी तरीका है यार समझाने का, ठीक है? अगर इस क्लास में 6ठी 7वीं वाले बच्चे बैठे होते तो यकीन जानिए मैं वैसे ही समझाता जैसे मैं पहले समझा रहा था। कैसे? रेक्टेंगल बनाता, रेक्टेंगल बना के क्या करता? दरमियान में से एक लाइन लगाता। कहता रेक्टेंगल के एरिया इतना होता है, दरमियान से लाइन लगा दो तो आधा ट्रायंगल ऐसा होता है, ठीक है? और छोटे बच्चों को तो मजा आ जाता, कहते हाँ हाँ सर समझ आ गए, ठीक है? मैं आपको बहुत ज्यादा छोटे बच्चों वाला दर्जा नहीं देना चाहता।
मैं आपको थोड़ा सा बड़ा दर्जा देना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आपका दिमाग इन्वॉल्व करना चाहता हूं अपने लेक्चर के अंदर, आपके दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूं, आपके दिमाग को थोड़ा ज्यादा लगवाना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि ये तरीका जो मैंने अभी इजाद किया है थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने ताजा ताजा ट्रेपीजियम पढ़ाया है और ट्रेपीजियम के फौरन बाद मैंने ट्रायंगल बनानी है, तो क्यों ना मैं इस तरीके को अप्लाई कर दूं। कैसे इस तरीके को मैं क्यों अप्लाई करना चाहता हूं, जरा प्लीज सुनिएगा कि मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट की, देखें आपको याद है मैं हमेशा क्या बात करता हूं, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट की क्या, अच्छा ये कॉन्सेप्ट पहले बुनियादी तौर पर क्या कॉन्सेप्ट, सुने किस क्वांटिटी की बात हो रही है, एरिया की, एरिया का, इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, एरिया का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, इसमें किसी को एतराज है कि क्या करना है सर, हमें इस डायमेंशन को इस डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले मैंने किस पे अप्लाई किया, पहली शेप पे जाके देखें किस पर अप्लाई किया, स्क्वायर पर। स्क्वायर की इस डायमेंशन को आपने क्या बोला, लेंथ बोला है, और जो ऊपर था वो भी क्या है, लेंथ ही है, तो एक दफा लेंथ ले लिया। फिर ये डायमेंशन कितनी थी, तो ये भी कितनी थी, तो आपने इस डायमेंशन को लेंथ, इसको भी लेंथ बोलकर लेंथ इंटू लेंथ कर दिया, कोई इशू है। आप रेक्टेंगल पर गए, आपने रेक्टेंगल की इस डायमेंशन को क्या बोला, तो इधर भी लेंथ थी तो ऊपर भी, मतलब ये भी क्या थी, अच्छा इसको क्या बोला, विड्थ, ये भी क्या था, तो आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आप पैरेललोग्राम में गए, आपने इस डायमेंशन को क्या बोला, बेस, और जो ऊपर वाली बेस थी वो भी क्या थी, वो भी बेस ही थी। फिर इसकी ये दूसरी डायमेंशन थोड़ी टेढ़ी थी, तो आपने कहा नहीं सर टेढ़ी डायमेंशन तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, सीधी वर्टिकल डायमेंशन चाहिए। तो सवाल वाले ने कहा साइड पे हाइट मेंशन्ड है, तो आपने कहा इस डायमेंशन को इस डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे, डन हो गया। फिर जब हम ट्रेपीजियम पे गए तो वहां क्या हुआ, वहां ये हुआ सर ये डायमेंशन थी, इस डायमेंशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, बट प्रॉब्लम क्या था, इधर जो ये डायमेंशन थी ऊपर वाली थोड़ी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो आपने कहा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में नीचे की लेंथ और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ऊपर की लेंथ सेम, तो फिर क्या किया आपने, आपने क्या एवरेज ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया एवरेज। क्या एवरेज ली, b1 प्लस b2 डिवाइड बाय, तो ये एक डायमेंशन आ गई, कितनी आ गई, इनटू व्हाट, इनटू द हाइट, दूसरी डायमेंशन आ गई। अब मेरा दिमाग क्या सोच रहा है कि ये ट्रेपीजियम है, ये वाली साइड थोड़ी छोटी करो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या है, ये भी तो ट्रेपीजियम है, मैं कहीं थोड़ी और छोटी करो, ये क्या है, ये भी तो ट्रेपीजियम है, मैं कहा थोड़ा और छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि यहां क्या आ जाए, जीरो, ये वाली लेंथ कितनी हो जाए, लेकिन फॉर्मूला तो मैं अभी भी कौन सा लगाऊंगा, यही वाला, तो इस पे लगाया मैंने हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच, किसी को एतराज है, इस पे लगाया हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू, इसमें किसी को एतराज है। अब अगर मैं यहां लगाऊं हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच, तो किसी को एतराज है, नहीं होना चाहिए ना। हाँ, अब इसकी वैल्यू कितनी है, कॉल इट b, इसकी वैल्यू कितनी है, कॉल इट 0, तो हाफ इंटू क्या, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच, जिसमें हाफ इंटू b प्लस 0 इंटू एच, तो जो हाफ इंटू b आया है बुनियादी तौर पर दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना था, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को वर्टिकल डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना था। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की ये वाली जो वैल्यू है ये b है, ऊपर इसकी डायमेंशन 0 है, तो क्या किया हमने, इसकी एवरेज निकाली, इट वाज हाफ इंटू b प्लस 0 इंटू क्या, इंटू h, तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, यू कैन सी दैट द फॉर्मूला इज व्हाट, it is this, half into b into h, half into b into h. Any questions please? जी हाँ बोल दें, कहते सर ट्राइंगल को ट्रेपीजियम बोल दें, सच अ ट्रेपीजियम इन विच द फोर्थ साइड इज 0, क्या बोले, कहते सर ट्रेपीजियम, ट्राइंगल को ट्रेपीजियम बोल दें, मैंने कहा आपका दिल करता तो बोल दें, लेकिन फिर क्या बोलेंगे, इट इज सच अ ट्रेपीजियम इन विच द फोर्थ साइड इज, so it means there are how many sides, 3 sides, so it means don't call it trapezium, call it
3 लेटरल, ट्राइलेटरल, ट्राइगोन, ट्राइएंगल, तो इसलिए नाम उसका ट्राइएंगल। ठीक है जी, किसी भी शेप पे यूज कर सकते हैं। देखिए जितना इस्तेमाल करना था मैं कर रहा हूं ना, मैं जिस शेप का आपके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं मैं उस शेप पे इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, क्या आप इस बात से ये फॉर्मूले में दोबारा से नहीं, आपको पहले से याद है? मुझे पता है फॉर्मूले पहले से याद है। मैं इस वक्त फॉर्मूला याद कराना मेरा मकसद नहीं है, याद आपको पहले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको पहले से याद है। मेरा मकसद क्या है? यह समझाना कि एरिया निकालते वक्त करते क्या है। ये आपको शायद पहले से समझ, आपने ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता नहीं क्या सोच के याद किया, आपने ट्रेपेजियम में हाफ इंटू 2 साइडों को ऐड करके इंटू हाइट पता नहीं क्या सोच के याद किया। क्या सोच के याद किया? रटा लगाया होगा सर जी हमने बचपन से रटा। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मेरा काम ही क्या है इस वक्त कि जिन चीजों के आपने बचपन में क्या लगाए हैं, रटे लगाए हैं बेटा, हर उस चीज का क्या है अब कोई ना कोई मकसद है। अब हम बच्चे थोड़ी, हम बड़े हो गए हैं, हमने स्कूल का इम्तिहान नहीं देना, हमने सिर्फ एकेडमी के इम्तिहान नहीं देने, हमने बेटा जी कैम्ब्रिज के इम्तिहान देने हैं। और कैम्ब्रिज की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। रहते हम पाकिस्तान में, इम्तिहान हमने इंग्लैंड का देना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए इंग्लैंड का इम्तिहान देना हो, ठीक है, आपको पता है हम पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, खैर जो भी है, हम हैं तो हम भी इंसान ही है ना। जैसे इंसान इंग्लैंड में रहते हैं, जैसे इंसान बाहर के उस तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, हम इंसानों में उनसे कोई कमी तो नहीं, हम तो वैसे ही। हाँ हमारे मुल्क के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, उनके मुल्क के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। वहां सड़कें स्मूथ हैं, हमारे यहाँ सड़कों पे जंप बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, वहां की सियासत ठीक है, हमारी सियासत खराब होती है। ठीक है, वहां करप्शन थोड़ी होती है, हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा होती है। ठीक है जी, वहां पानी आता है तो बारिश आती है तो पानी आता है, यहाँ बारिश जब आ जाए तो साथ साथ सैलाब भी आता है। ठीक है, पता नहीं पानी आता है कि आती है, वो हमारे यहाँ ऐसे भी हैं। ठीक है, जो आता है कि आती हैं, ठीक है, समझ नहीं आती, लेकिन वोट उनको भी ढेर सारे पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। दिमाग तो सेम है ना भाई, उधर के इंसानों के साथ कोई क्या 4 आंखें लगी हुई हैं? नहीं भाई, वहां किसी इंसान के साथ 4 कान लगे हुए हैं। आप जैसे इंसान है, हमारे जैसे इंसान है, सिर्फ क्या है वो पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते होंगे, उनके यहाँ पढ़ाइयों के स्टैंडर्ड्स ठीक होंगे, उनके यहाँ स्कूल्स, एकेडमीज, यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी। हमारे यहाँ थोड़े से मसाइल हैं। क्या मसाइल? और मैं उन मसाइल का हाल हूँ। ठीक है, और जिन मसाइल का ये एजुकेशनल शिकार होते हैं बच्चे, मैं उन मसाइल का हाल हूँ भाई। ठीक है, तो मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं उनके उस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहता हूँ, बल्कि सिर्फ मीट नहीं करना चाहता, मैं उनके उस स्टैंडर्ड को भी एक्सीड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ पाकिस्तानी उनका इम्तिहान ऐसा जाए कि अश करें वो भी। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा उतना इंग्लैंड चले जाए कि अमेरिका चले जाए, जिधर दुनिया के किसी मर्जी कोने खुदरे में चले जाएं, ठीक है, आई चैलेंज दिस थिंग, जिसने मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो पूरी जिंदगी मुझे याद करता है। ठीक है, अच्छे लफ्जों में, बुरे लफ्जों में नहीं। ठीक है, तो अच्छे लफ्जों का मतलब ये है कि वो जहां भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, हर कुछ 3, 4, 5 महीने बाद ये कहते जरूर हैं, जब भी किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स की क्लास में मौजूद होते हैं, जब कुछ समझ नहीं आता तो मैसेज जरूर करते हैं, सर आज आपकी याद आ रही है। मैं कहता हूँ खैर हो सर, वो पता नहीं कोई मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज सुबह मुझे रहीम यार खान में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां से मेरी स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आज हमने बायो केमिस्ट्री स्टार्ट की है। ठीक है, पता नहीं फार्मेसी का उनका कोई सब्जेक्ट था, तो उन्होंने कहा सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे और पता नहीं वो कैसी पढ़ा रहे थे। ठीक है, मुझे तो आप ही याद आ रहे थे कि काश ये वाला सब्जेक्ट आप आगे पढ़ा लें। मैंने कहा रहीम यार खान बहुत दूर है, ठीक है, अगर तुम इधर पिंडी के करीब करीब होते तो मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ा देता। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, आप अगर अपना दिमाग भी चलाएंगे ना, यकीन जानिए बड़ी बड़ी क्लासिकल किस्म की चीज़ें डेवलप होंगी। हर चीज़ के रट्टे में से हम निकल आएंगे। कुछ चीज़ों के हम रट्टे मारने पड़ते हैं, समटाइम्स मेरे पास भी मजबूरी होती है कि उसका कॉन्सेप्ट इतना एडवांस्ड होता है कि मुझे समझाना, मैं उसको बोलूंगा तो तुम इसका भी रटा ही लगा लो। लेकिन ओ लेवल में अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा।
यकीन जानिए मजा आने लगता है बंदे को। ठीक है, आप यहाँ पे मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट को सीखें, उसको सीखने के बाद इंजॉय भी करें उस कॉन्सेप्ट को। जब समझ आ जाए तो बंदे को इंजॉय करना चाहिए। हमने पता नहीं अपने इंजॉयमेंट के और एंटरटेनमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या बनाए हुए हैं, वो बस हमने बस वो हंसी मजाक और खेल कूद ही हमारा एक स्टैंडर्ड है कि जब तक कोई बड़ी कोई घटिया बात नहीं करेगा तब तक हमें हंसी नहीं आएगी और तब तक हम इंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे दोस्त हैं आजकल अपना कोई उनका प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, मतलब खुद का उन्होंने बनाया। वैसे वो नमल यूनिवर्सिटी में रेक्टर रह चुके हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज के वो रेक्टर और चांसलर या वाइस चांसलर, नहीं चांसलर तो नहीं, वाइस चांसलर भी रह चुके। अब वो थोड़ा तंग है सालों से, तो कहते हैं नहीं यार ये यूनिवर्सिटी में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये जब सियासत इन्वॉल्व होती है तो बहुत परेशान थे वो कुछ पिछले दिनों, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे हमारे इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम से, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज़ में भी जब वो जो चांसलर्स और वाइस चांसलर्स होते हैं, चांसलर होता है मिनिस्टर, वाइस चांसलर होता है एकेडमिक बंदा, वो कहते हैं यार उस जो चांसलर है उसको 2 टके की सेंस नहीं होती और हम उसको पहले 15-15 दिन समझाते रहते हैं। मिनिस्टर साहब को समझ आ गई तो ठीक है, ना समझ आई तो बहुत लॉजिकल काम भी नहीं होता। खैर उन्होंने वो छोड़ दिया। मुझे उनका याद कुछ और बात आ गई थी, मैं उनके अभी सियासत बता रहा हूँ, नहीं सियासत याद नहीं, कुछ और याद आई। मेरी उनसे पता दोस्ती किस दिन हुई? दोस्ती इस बुनियाद पर हुई कि मुलाकात होती रहती थी लेकिन मैं उनको अपना दोस्त नहीं समझता, अब मैं उनको अपना दोस्त समझता हूँ। और मैंने उस दिन उनको कहा जी अब मैंने आपसे दोस्ती करनी है। जिस दिन मुझे एक मिसाल समझाई, पता क्या कहते हैं? कहते हैं मैं ना कॉलेज में आपको पता नहीं फनी लगेगा कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा मुझे नहीं पता, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनकी इस बात से और बड़ी खुशी हुई मेरे दिल के अंदर कि यार ऐसे इंसान भी दुनिया में मौजूद हैं। पता वो क्या कहते थे? पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि ज़हीर साहब तुम्हें सबसे ज्यादा मजा कब आता है, मतलब तुम किस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? पता मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा जब गुलाब जामुन मेरे मुंह में होता है, ठीक है, मैं उस टेस्ट को दुनिया का सबसे हसीन टेस्ट समझता हूँ और मैं उस वक्त जितना एंजॉय करता हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा किसी और मोमेंट को एंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो गुलाब जामुन वाली जो फीलिंग है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे उसका जायका ऐसा लगता है जैसे आई कैन डिस्क्राइब इट टू यू कि मुझे गुलाब जामुन खिलाएंगे तो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और मैं कुछ ऐसे फील करने लगूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हंसे मुस्कुराए, कहते तुम मुझसे सेम सवाल नहीं पूछोगे? मैंने कहा हाँ मैं पूछ लूँ, तो आप बताइए। मुझे लगा पता नहीं बिरयानी को कहेगा या किसी और चीज का नाम लेगा, कोई ना कोई ऐसी, मतलब हर किसी का अपना अपना शौक। कहते हैं मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा एंजॉय तब करता हूं जब मुझे कोई बात समझ आ जाती है। क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने मुझे आगे सही जवाब दिया तो मुझे अपना आप बहुत छोटा लगा और मुझे वो अपने आप से बहुत बड़े लगे। लाइक मैंने अपने आप को जज किया कि यार ये मेरे एंजॉय करने का स्टैंडर्ड, मेरा एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड क्या है? लुक एट माई सेल्फ एंड लुक एट दिस गाय। वो क्या कह रहा है? कहते हैं जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आई फील लाइक डांसिंग, मुझे दिल करता है मैं नाचना स्टार्ट कर दूं। मैंने कहा वाकई में? कहते सर मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की कसम उठाने को तैयार हूं। ठीक, आप मुझे कोई अच्छी या कोई नई चीज समझा दें जो मुझे ना पता हो तो मैं शायद आपके सामने नहीं नाचूंगा, घर जाके मैं नाचना स्टार्ट कर दूंगा। खैर मैं इस बात को महसूस ही नहीं कर पाया, लेकिन नाचने वाले फैक्टर बात का है, बुनियादी फैक्टर जरा सुनिए। तो उस इंसान ने मुझे क्या कहा कि जब मुझे कोई ऐसी चीज समझ आ जाए जो मुझे ना पता हो तो ये मेरी एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट का एक्सट्रीम लेवल होता है। तो ऐसे लम्हे में मैंने जब भी कभी, मैं हमेशा उस इंसान को दोस्त बना लेता हूँ जिसके बारे में मुझे लगता है कि यार इसके अंदर कोई कैरेक्टर मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसकी कोई आदत मुझसे ज्यादा अच्छी है, या इसके अंदर कुछ ना कुछ है जो मैंने सीखना है। मैं ऐसे हर इंसान को दोस्त बनाता हूँ कि शायद उसकी वो अच्छी आदत मेरे अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस बुनियाद पर उनको अपना दोस्त बना लिया। तो मैं भी आपसे भी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा से उस दिन के बाद से जब से उनसे मिला हूं मैंने कोशिश की है कि जब भी मुझे कोई नई चीज समझ आए मैं भी पता नहीं उन जितना एंजॉय करता हूं कि नहीं करता हूं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूं कि मैं भी एंजॉय करूं। ठीक है, और आपको आपसे शेयर करने का मकसद क्या है कि अगर आपको लगता है कि आज की क्लास में आपको है बड़ा मजा आया है सर जी, सारे फार्मूले समझ आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि सर सारे फार्मूले समझ आ गए हैं तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए सर जी बड़ा मजा भी आ गया है। ठीक है, बहुत मजा भी आ गया है, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ समझाना नहीं, समझाने के साथ साथ इस मुकाम तक लेके जाना है कि आपको इतना अच्छे से समझ आए कि साथ साथ क्या है, मजे भी आए। क्या है?
मजे भी आए। मैम आ गई है क्लास में। मैम सर मुझे एक बात तो बताएं, कल हम सीढ़ियों में खड़े थे, 2 बच्चे मुझे क्या कहते हैं आके। मैम ने गुजरते गुजरते उन 2 बच्चों की बात सुन ली। मैम क्या कहा उन्होंने? तो वो ना उनकी क्लास में 2-3 दिनों से नहीं ले रहा, तो मेरे करीब से कहीं गुजर, कहते सर यार किधर गायब हैं आप? मैंने कहा जी अगले हफ्ते आपकी क्लास होगी। तो सर आपकी क्लास नहीं हो रही तो हम बोर हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों? सर मजे नहीं आ रहे। मैंने कहा मजे क्यों? मजे किधर से आने हैं तुम्हें? सर वो आपकी क्लास में मजे बड़े आते हैं। मैंने कहा मैं गुलाब जामुन खिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, बस वो आप कुछ ऐसा पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा समझाते हैं कि हमें मजा आने लगता है। तो आप भी क्या करिए बच्चों, अगर कुछ चीज समझ आ जाए तो मजे लेने हैं, ठीक है जी, एंजॉय करना है, और उसको एंजॉय करने के बाद, एंजॉय करेंगे तो दिल में उतरेगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी कॉन्सेप्ट के बोझ के तले दब जाएं और आप कॉन्सेप्ट को अपने लिए कोई बोझ समझें और बोझ समझकर आप फ्रस्ट्रेट हो और परेशान हो। नहीं जनाब साहब, ठीक है। मैं आपके उन तमाम ये जो पढ़ाई को लेकर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं ना, हमारी जो यंग जनरेशन है पढ़ाई से क्यों दूर भागती है, और समझ उनको आता कोई नहीं है। टीचर्स उतनी मेहनत शायद करते नहीं है, लेकिन सिर्फ टीचर्स का मसला नहीं है, थोड़ा सा मसला आप में भी है कि आप खुद भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन चलो, मेरी क्लास में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और हाँ वो टीचर्स वाला मसला तो होगा नहीं आपको, कि मैं खुद भी बड़ी भरपूर कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करें, जब समझ भी आ जाए तो क्या होना चाहिए जिंदगी में, पढ़ाई को क्या करना चाहिए, पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बेटा। अब मैं इसकी हकीकत समझाने लगा हूं आपको कि मैं क्यों मिसाल दे रहा हूं। आपको पता है हमारा मुल्क इतना पीछे क्यों है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे पीछे क्यों? एनीवन? मैंने कहा सियासत खराब है, मैंने कहा माशरत खराब है। नहीं जनाब, ये वजह नहीं। जी पुत्र, कोशिश नहीं करते जी। मुझे लगता है हमारे यहाँ में कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी एकेडमीज हैं, मतलब अच्छा खासा एक एजुकेशनल निजाम है, यूनिवर्सिटियां भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी इतना पीछे हैं। क्यों? हमारे यहाँ ना पढ़ाई को मजे लेकर कोई भी नहीं पढ़ता, पढ़ाई को कर कर इंजॉय कोई भी नहीं करता। हम सब के सब मजबूरी में पढ़ाई करते हैं, मजबूर होकर। क्या मजबूरी वैसे हमारी? अम्मा अब्बा की जोर जबरदस्ती। पहली मजबूरी तो वो होती है कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं, अम्मा अब्बा कहते हैं पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ वो भी समटाइम कोई बच्चा पढ़ाई ना कर रहा हो तो जोर जबरदस्ती करते हैं, कोई डांट डपट करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, बजाय इसके कि बच्चे को कायल किया जाए, बच्चे को समझाया जाए, बच्चे को मोटिवेट किया जाए। खैर उसके लिए वो मुख्तलिफ चीजें ट्राई करते हैं, कभी स्कूल बदल रहे होते हैं, कभी एकेडमी करते करते अल्टीमेटली मेरे पास भी पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं ये आपकी आखिरी डेस्टिनेशन हो, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए उनको किसी और जगह ना जाना पड़े। और मैं आपको बता भी दूं, जो बच्चा यहाँ मुझे मालूम है कि इस पूरे इलाके में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, शायद मेरे से अच्छा काम भी करते होंगे। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता कि कौन कैसा काम करता है कैसा नहीं करता। मुझे इतना पता है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चे को मेरे पास भेजते हैं वो एक मकसद के तहत भेजते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? वो मकसद होता है चेंज। क्योंकि मेरे बारे में पता है आपके अम्मा अब्बा ने क्या सुना होता है? मेरे बारे में उन्होंने कभी ये नहीं सुना होता कि यार को बहुत बड़ा को पता नहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इनकी स्कूल में, कभी भी नहीं सुना उन्होंने नहीं सुना इस बारे में कि यार पता नहीं को बहुत ही कोई इनकी फॉरेन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और इनकी फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन वाली टीम बहुत अच्छी है, कभी भी नहीं सुना उन्होंने। एक चीज सुने उन्होंने मेरे बारे में, पूछा क्या यार ये बंदा पता क्या करता है, ये बंदा खुद भी बहुत मेहनत करता है और ये हमारे बच्चों से भी मेहनत करवाता है और ये हमारे बच्चों की जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करता है। क्या तब्दीली लाने की कोशिश करता है? ये बंदा हमारे बच्चों के अंदर एकेडमिक तब्दीलियां लाने की कोशिश भी करता है, ये उनके अंदर सोशल तब्दीलियां लाने की कोशिश भी करता है, ये उनके अंदर पर्सनल लेवल पे तब्दीलियां लाने की कोशिश भी करता है। यकीन जानिए कि आपके माँ बाप ने इस उम्मीद से आपको यहाँ पे भेजा हुआ है कि आपकी पढ़ाइयों में तब्दीलियां आए, ठीक है, आपकी जात के अंदर, आपकी पर्सनैलिटीज के अंदर तब्दीलियां आए और आप जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, जिस तरह से सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, आपका उस सोसाइटी में जो रोल होगा वो रोल पॉजिटिव हो जाए। ये 3 आपके माँ बाप की मुझसे एक्सपेक्टेशन है और मुझे मालूम है, पहले दिन से मुझे मालूम है, मैंने खुद डेवलप किए हैं ये।
मैंने यही एक्सपेक्टेशन इस पूरे माशरे में खुद से डेवलप किए कि मुझसे एक्सपेक्ट करो, ये मैं करूंगा इसके लिए काम। तो आप याद रखिए कि आपके माँ बाप ने यहाँ मेरे पास आपको एंजॉय करने के लिए, वो एंजॉय जो आप करना चाहते हैं वो एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा। आपके माँ बाप ने बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपको मेरे पास भेजा है, ठीक है। आई नो मेरी क्लास में एक बच्चा है, पता है कौन से शहर को छोड़कर आया है जी? जैदी, कौन से शहर से आए हो? फैसलाबाद से। गिव मी वन रीजन, क्यों आए? हाँ, सिर्फ मेरी वजह से आया ना? सिर्फ एक वजह से ये बच्चा फैसलाबाद छोड़कर यहां आया है, ठीक है। क्यों? अम्मा अब्बा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? तो उनको लगा जी सर वहां पे आपके अलावा आप, उन्होंने किसी जमाने में मुझसे पढ़ा हुआ है, उनके खानदान के साथ मेरे कुछ टर्म्स हैं, उनके दे नो मी वेरी वेल, ठीक है। तो उन्होंने फैसलाबाद से शहर को छोड़कर माइग्रेट करके शहर तक आए हैं। तो यू नो मेरे लिए कितना बड़ा फलसफा है, मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और मैं अगर उसकी जिंदगी को तब्दील ना कर सकूं, मैं अगर उसकी पढ़ाई में वो कमाल का काम ना कर सकूं, मैं उसकी पर्सनैलिटी को या उसकी सोशल ग्रोथ को उस लेवल तक ना लेके जा सकूं, और या मैं उसके माँ बाप के सामने नजरें ना मिला सकूं कि हाँ जी मैंने आपके इतने बड़े फैसले को, मैंने वो काम किया जो आपकी मुझसे उम्मीद है, तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूंगा बेटा, अगर मैं ना कर सका तो। और अगर मैं कर सका तो हाँ, ये मिसालें एक बच्चे के लिए नहीं, पता नहीं कितनी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं आप, ठीक है। आपको तो नहीं पता, चूंकि आप में से बहुत लोगों ने खुद फैसला नहीं किया, आपके माँ बाप ने फैसला किया। और अगर आपने खुद फैसला किया मेरी एकेडमी को ज्वाइन करने का, तो आपने भी कुछ ना कुछ सुना होगा। मैं गुलाब जामुन का शौकीन जरूर हूँ, खिलाता खिलाता कोई नहीं हूँ, खाता हूँ, ठीक है। तो आप ये सोचकर तो नहीं है कि सर रोजाना गुलाब जामुन खिलाएंगे, हैं जी, बड़े हमें मजे आएंगे, ठीक है। मैं वो मजे देने के लिए यहाँ पे नहीं आप लोगों को बिठाता। आप लोग यही सुनकर आए होंगे यार तू बड़ा कमाल का पढ़ाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाएगा। एक रेपुटेशन आजकल मेरी थोड़ी वो डिफरेंट हो गई कि बहुत ही कुछ सख्ती। क्या भाई तू मुझे उस दिन कुछ बता रहा था, है जी? ये मुझे कल क्या, मैं क्या सुनकर मेरे पास आया, क्या था सर जी वो मेरे बड़े बहन भाइयों ने, के कजन्स ने, के सीनियर्स कह रहे थे उस बंदे के पास चले जाओ, वो इंसान का पुत्र बना देगा, और नहीं इंसान का पुत्र बनोगे तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देगा, ठीक है। कुछ ऐसा सुना था भाई, मैंने खुदा की कसम किसी का मुंह नहीं तोड़ा, ठीक है जी, और मैं मुंह तोड़ के हाथ में नहीं देता। लेकिन हाँ वो एक मुहावरा है, वो एक मुहावरा ऐसा है कि वो किसी चीज को इग्नोर नहीं करेगा। मतलब आपको गलती करोगे तो किसी भी किस्म की, लाइक कोई भी किसी भी किस्म की आप अच्छाई करोगे तो मैं आपको सीने से भी लगाऊंगा, आपको अपने सर पे बिठाऊंगा। हाँ बुराई करोगे, गलती करोगे तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मुझे मेरा चूंकि काम है ना, मेरा कुछ काम है, उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं। पहली प्राइमरी जॉब है एकेडमिक, वो 1 महीना गुजर चुका है, काफी होता है 1 महीना किसी को समझने के लिए, ठीक है। क्या इस बंदे ने कैसा पढ़ाना है। मैंने फिजिक्स भी पढ़ा दी है, केमिस्ट्री पढ़ा दी है, मैं सिर्फ अभी नहीं, मैं ओ लेवल को भी, एएस को भी, A2 को भी, जिसको पढ़ाऊंगा इसी स्टैंडर्ड पे, ऐसे शायद अगले क्लासों में और अगले स्टैंडर्ड पे जाता जाऊंगा। आप अगर मेरे ओ लेवल की क्लास को सुनकर आश्चर्य करते हैं तो ए लेवल की क्लास सुनकर और आश्चर्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हर अगली क्लास में और अच्छा बिहेव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मसला है मेरे काम में, सिर्फ एक मसला। दिखने को तो दिस इज वन मैन शो, दिख कैसे रहा है जैसे आप सब ऑडियंस है और मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नेवर अ वन मैन शो। मेरे साथ भी बहुत सारी पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। अब पता है मेरी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आप सब, ठीक है। आप काम अच्छा करेंगे, आप अपनी एनर्जी पूरी लगाएंगे तो मेरी सारी स्पेशलिटीज काम आएंगी, मेरी सारी एक्सपर्टीज का कोई ना कोई फायदा होगा। और अगर आपने क्या किया, मैं जो मर्जी करता रहूं, मैं ये वाला फार्मूला आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं, या मैं फार्मूला मुश्किल तरीके से एक्सप्लेन करूं, या मैं फार्मूला क्लासिकल तरीके से एक्सप्लेन करूं, या मैं फार्मूला सेवरेट, जो मर्जी है मैं कर लूं, आप अगर मेरे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे तो यकीन जानिए आप मेरा तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, आप मेरे से ज्यादा अपने माँ बाप का नुकसान करेंगे, आप उनके पैसे हलाल नहीं हराम करेंगे, और उनसे भी ज्यादा किसका नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अपना क्या नुकसान करेंगे, अपने फ्यूचर का बेड़ा गर्क करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर आपका हर तरह से एकेडमिकली भी, सोशली भी, पर्सनली भी आपके फ्यूचर को इंप्रूव करने के लिए कोशिशें करूंगा, ठीक है। तो उस कोशिश में आप भी क्या करिए,
उस कोशिश में आपका इनपुट मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। आपका इनपुट रहेगा, 2 चेयर्स पकड़ लो यार कहीं से बाहर से, तो काम बड़ा बेहतर होगा। और अगर आप क्लास में इतना क्लासिकल समझाने के बावजूद मजे भी ना लें, समझ ही लें बस, और क्या यार बस ठीक है यार, इधर से सुन के उसे निकाल लेते हैं, फायदा नहीं है यार, फायदा नहीं है। मैं पढ़ाने की कोशिश ऐसी करता हूं, हालांकि आपको मालूम है कि मेरा टॉपिक नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, वो लफ्ज तो मेरे हैं ना, एरिया और वॉल्यूम का लफ्ज तो मेरा है ना। मैं इतना कहकर भी छोड़ सकता था भाई सरली जाने, उनकी ज्योमेट्री जाने, उनका मैथ्स जाने, उनका सब कुछ जाने, लेकिन मुझे, जिसको मैं अपनी बीमारी समझता हूं, ये मेरी सबसे स्पेशल आदत है। क्या? एक दफा मैंने वो लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया तो वो लफ्ज मैं पूरे का पूरा एक्सप्लेन करके छोड़ूंगा। उसके आपके लेवल पे जहां पे भी वो लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैंने वो पूरा वर्ड एक्सप्लेन करके छोड़ना है, ठीक है? और जो उसकी मीनिंग है वो हर सिचुएशन में अप्लाई करके छोड़नी है। आप देख सकते हैं कि ये एरिया का जो मीनिंग है मैंने कितनी सिचुएशंस पे अप्लाई कर दिया है जी? क्या किसी सिचुएशन में एरिया का मीनिंग बदला है? एक भी सिचुएशन में मैंने एरिया का मीनिंग बदला हूं? कभी भी नहीं बदला। हर सिचुएशन में क्या हो रहा है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशंस। हाँ, वो 2 डायमेंशंस कैसे मल्टीप्लाई करनी है? स्क्वायर में 2 डायमेंशंस क्या है, तो रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस क्या है, ट्रेपीजियम में 2 डायमेंशंस क्या है, पैरेललोग्राम में 2 डायमेंशंस क्या है, ट्रायंगल में 2 डायमेंशंस क्या है। तो जिस जिस शेप में जो जो 2 डायमेंशंस हैं आपके सामने सारी बयान कर दी गई हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको इनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके। अब एक काम करेंगे, आखिरी 2 जुमले बोलने हैं मैंने, बस। अब क्या करना है जनाब? 2 जुमले मैंने और बयान करने हैं और मेरी तरफ से शीट खत्म है। मेरी तरफ से शीट खत्म होगी। आखिरी 2 जुमले क्या है? जरा उस वाले कॉलम पे रहें। इस कॉलम पे थे 2 डायमेंशनल क्या? प्लेन फिगर। उधर क्या है? उधर क्या बना हुआ है? 3 डायमेंशनल। तो लिखे जरा वहां पे, वहां क्या बना हुआ है जी? वहां पे बना हुआ है 3 डायमेंशनल क्या? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हैं। केमिस्ट्री वाले बस 2-4 मिनट इंतजार करें। क्या बना हुआ है जी? 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है? ओके। एक सवाल है, ये सबसे ऊपर वाली ड्राइंग जो है, मुझे इसका नाम नहीं बताना प्लीज, नाम नहीं चाहिए मुझे इसके कैटेगरी चाहिए। इसकी बेस पर क्या बने? क्या बने बेस पर? ट्रेपेजियम। टॉप पर क्या बना है? ट्रेपेजियम। यूं करके दरमियान से काटोगे तो क्या बनेगा? ये यूं करके दरमियान से काटने को क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल। बस एक सवाल है, बेस एरिया, टॉप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है? श्योर? तो फिर क्या शेप है? राइट प्रिज्म है। तो सीधा सी लिखो, नाम वैसे इसका क्या लगा? ट्रेपीजोइडल प्रिज्म। क्या? वट एवर इट इज, प्लीज इस ट्रेपीजोइडल प्रिज्म को अंडरलाइन करो। इसके आगे लिखो, क्या लिखोगे इसके आगे? आई थिंक इसके आगे लिखो सर ये राइट प्रिज्म है। राइट प्रिज्म कैसा है? जिसका बेस एरिया इज इक्वल टू क्या? टॉप एरिया इज इक्वल टू क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, तो जिस भी किसी ऐसी शेप का कॉन्सेप्ट होगा, प्लीज बताएं उसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? उसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? दैट इज क्या जी? बेस एरिया इनटू क्या? इनटू हाइट। आई थिंक दैट्स इट। मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों? बेस एरिया की शेप क्या है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? मैं सिखा नहीं चुका हूं कैसे निकालते हैं। हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू हाइट। किसी को मसला है? वो निकाल लेंगे। इंटू क्या करें? इंटू कौन सी वाली हाइट? वो बेस से लेकर पीस सीधे होके बैठो ना यार। तो आप पीछे टेक लगा के बैठो, इंसानों की तरह बैठो जी। आप ऐसे बैठो, ठीक है? ट्रेपेजियम का अलग से एरिया निकालना है। वो एरिया निकालने के बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो क्या निकल आएगा? कुछ और समझाने की जरूरत है? नहीं। अगली शेप पे जाओ। ये नीचे क्या बना हुआ है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म के साथ क्या लिखोगे? वो भी क्या है? वो भी राइट प्रिज्म है कि नहीं? क्यों? वो क्यों है राइट प्रिज्म?
उसकी बेस पे क्या है? ट्राइंगल। उसके टॉप पे क्या है? ट्राइंगल। उसके दरमियान में क्या है? ट्राइंगल। तो बेस एरिया, टॉप एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों क्या है? बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो उस केस में भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? उस केस में भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा जी? बेस एरिया इंटू, अच्छा उस केस में वैसे बेस एरिया होगा कौन? ट्राइंगल के एरिया। कौन होगा जी? ट्राइंगल के एरिया। तो क्या काम करें जी? मान लिखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। बस एक बात लिख दीजिए, ऊपर वाली ड्राइंग में बेस एरिया के साथ क्या लिखेंगे? ट्रपीजियम। बल्कि एक काम करता हूं, सुनिए, जो ऊपर वाला था कौन सा वाला? वो ट्रायंगुलर प्रिज्म, और नहीं ट्रपीजोइडल वाला, उसका एक फॉर्मूला लिखें, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू ये वाली हाइट कौन सी है और ये वाली हाइट कौन सी है, ये ले लो। चलो ये बताओ, इधर जो ये जो मैंने छोटा वाला, एक मैंने कर दिया छोटा वाला एच, एक मैंने कर दिया बड़े वाला एच। क्यों? ये एच कौन सा है? वो जो ट्रपीजियम के अंदर दो पैरेलल साइडों के दरमियान का जो एच होगा, ये वो एच है। ये कौन सा एच है? ये पूरे का पूरा बेस से लेकर टॉप तक वाला एच है। ठीक है, तो प्लीज जरा वो जो ट्रपीजोइडल प्रिज्म है उसका ये लिखें, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच, ये करके इंटू क्या? इंटू कैपिटल एच। तो ये वाला एच है ट्रपीजियम के अंदर वाला एच, ये वाला एच है। एक काम करेंगे, ड्राइंग में एच नजर आ रहा है उसको कैपिटल एच कर दें। जो ड्राइंग वाला एच है उसको क्या कर दें जी? जो ड्राइंग में एच है प्लीज उसको कैपिटल एच कर दें, ताकि पता लगे कि जो स्मॉल एच है मैं किसके लिए यूज करता हूं? 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर जो होता है। और इस वक्त कैपिटल एच में किसको बोल रहा हूं? वो जो बेस एरिया से टॉप एरिया तक ये वाला हाइट है उसको। किसी को मसला है? कोई हाथ खड़ा किया किसी ने यहां पे? जी नहीं जी, और कुछ ही आगे चलें। अच्छा वैसे जो नीचे वाला है ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला, ट्रायंगुलर प्रिज्म के साथ क्या करूं? उधर क्या लिखूं? हाफ इंटू क्या? हाँ उधर लिखिए सर जी, उसका बेस एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ये वाली बेस इंटू हाइट, ये कौन है? ट्रायंगल के अंदर वाली, इंटू क्या? ये कौन सी हाइट होगी? ये वो प्रिज्म की जो नीचे से लेकर ऊपर वाली तक हाइट है, वो वाली। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। अब क्या रह गया? इस वक्त नीचे 3 शेप्स और रह गई हैं। कौन कौन सी? एक बनी है कोन, एक बनी है पिरामिड, और एक बनी है वो राइट प्रिज्म्स नहीं है, उनका बेस का एरिया टॉप के एरिया से मैच नहीं होता। ठीक है, इसलिए मेरा वो टॉपिक भी नहीं है। फिजिक्स के अंदर मुझे सिर्फ क्या पढ़ाना था? राइट प्रिज्म्स के फार्मूले पढ़ाने हैं, कोन का, पिरामिड का और सफेयर का। इन फार्मूलों में क्या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहता। ये प्योरली किसके हैं? ये प्योरली मैथ्स में आएंगे। ये फिजिक्स में ये वाली शेप कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए मैं इनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता। ये 3 शेप्स वो हैं जिनको कौन डिस्कस करेगा जी? जिनको आई थिंक सरली ही डिस्कस करेंगे आपके साथ।